हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजयवन। सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोर क्लासेस के अंदर। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी घोषणा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपकी ये मानो कि वो कहते हैं ना कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वही आज आपके साथ होने वाला है। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले इंट्रो के अंदर बताया था कि हमारा एक सर है जीके, गुरमीत सर। नाम तो सुना ही होगा आपने, गुरमीत सर। वो इंट्रो के अंदर बताया था आपको कि वो जीके करवाएंगे। तो जीके के अलावा वो राजस्थान जीके, इंडियन जीके प्लस वर्ल्ड जीके के अलावा भी एक सब्जेक्ट है उनका पॉलिटिकल। वो भी पॉलिटिकल उनका एक उनकी ये मानो कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक पॉलिटिकल भी करवा सकता हूं। तो ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ वीडियो कि आपकी राय लेने के लिए। अगर आपको पहले पॉलिटिकल सब्जेक्ट चाहिए तो पॉलिटिकल भी करवा सकते हैं वो सर, ठीक है। और अगर जीके चाहिए तो जीके भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आपने सुझाव दीजिए और उसी के आधार पर हम अपने गुरमीत सर की जो क्लास है उसी के आधार पर होगी, ठीक है। मैं बुलाना चाहूँगा गुरमीत सर को, आप आइए सर और कुछ दो शब्द कहिए। नमस्कार दोस्तों। वैसे रोवर क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। तो जैसे ही विजय सर ने बताया कि आज के कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर जीके की डिमांड होती है, तो अपने जीके की क्लासें हैं वो कई दिनों से अपलोड नहीं हो पाई। तो आज अपनी जियोग्राफी क्लासें हैं वो अपलोड करने जा रहे हैं। तो अपने आज सर्वप्रथम इंडियन जियोग्राफी लेंगे। और यदि आपकी कोई डिमांड है कि पॉलिटिकल कराई जाए, भारतीय संविधान, यदि आप राजस्थान जीके चाहते हैं या थोड़ा कल्चर, राजस्थान कल्चर, इंडियन कल्चर, तो वो भी अपने करवाएंगे। तो अपने एक बार भारतीय जियोग्राफी के टॉपिक्स के शुरू करते हैं और बाद में आप कमेंट सेक्शंस के अंदर बताना कि आपके आगे आगे वाला सब्जेक्ट किस पे वीडियो अपलोड की जाए, उसी के हिसाब से वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे मैं आपके सामने मेरी भी इतनी खुशी है कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। ये सुनकर बहुत दिनों के बाद सस्पेंस में चल रहे थे सर, सोच रहे थे क्लास किसकी देनी है किसकी देनी है। मैंने सोचा कि एक वीडियो आपका इसी का आधार पर डाल देते हैं। फिर जितने भी अपने जो भी वीडियो वगैरह देखते हैं उनके लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर देख लेंगे। जो कमेंट अधिक आएंगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस का या जीके के आधार पर, जो भी जितने भी अधिक कमेंट होंगे उसी के आधार पर मैंने बोल दिया कि सर को उसी के आधार पर क्लास देना है, ठीक है। आप तो धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहिए रोर क्लासेस के साथ। जय राजस्थान, जय भारत। धन्यवाद। तो अपने अभी जियोग्राफी की बात करते हैं। तो आज सर्वप्रथम एक बार अपने ग्लोब अक्षांश, देशांतर, ग्लोब अक्षांश देशांतर, इन पे चर्चा करेंगे कि ये अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग में आते हैं और इनका क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम अपने आज ग्लोब के बारे में बात करेंगे कि ग्लोब होता क्या है और ये किस प्रकार बनाया गया। और सर्वप्रथम पहले ग्लोब के बारे में, अब फिर अक्षांश के बारे में, अब फिर देशांतर के बारे में कि ये क्या होते हैं और इसका निर्माण किस प्रकार किया गया और इस पे मानचित्र किस प्रकार बनाया गया। 550 ईसा पूर्व 550 ईसा पूर्व एक मनोवैज्ञानिक क्या, भूगोलवेत्ता बोल सकते हैं, जो जियोग्राफी से जुड़े, मनोवैज्ञानिक तो मनोविज्ञान से जुड़े होते हैं। तो अपने पहले सर्वप्रथम जिन्होंने ग्लोब का निर्माण किया उनका नाम था एनिक्समेंडर, जिन्होंने सर्वप्रथम ग्लोब का निर्माण किया कि एक पृथ्वी के समान आकृति बनाई एनिक्समेंडर ने और विश्व का मानचित्र बनाया। अब बात करते हैं, ग्लोब तैयार हुआ, उस पे अक्षांश देशांतर बनाए गए। अब बात करते हैं उस पे ग्लोब पे मानचित्र बनाया गया। मानचित्र सर्वप्रथम बनाया गया मार्टिन
बहेम के द्वारा। मार्टिन बहेम ने सर्वप्रथम मानचित्र का निर्माण किया, जो एक जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश डालकर, सैटेलाइट्स के द्वारा प्रकाश डालकर ग्लोब पर एक मानचित्र बना लिया गया कच्चा, और उसके बाद अलग अलग महाद्वीप के नाम जो रखे गए वो बाद की बात है। और पहले मार्टिन वेहम ने उत्तरी ध्रुव पर सैटेलाइट द्वारा प्रकाश डालकर मार्गरेटर प्रक्षेपण विधि द्वारा, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा तो अपने यहाँ लिखते हैं, स्पष्ट दिखाई देगा। मार्गरेटर ये विधि पूछी जाती है कि मानचित्र का निर्माण किस विधि से किया गया। मार्गरेटर प्रक्षेपण विधि द्वारा। मार्टिन वेहम ने, जो जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र का निर्माण किया। अब हमारी बात होगी ग्लोब और मानचित्र किस प्रकार बना ज्योग्राफी के अंदर। अब अगली बात करते हैं अपने, जो प्रश्न ज़्यादातर आते हैं उस पे, कि अक्षांश क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है, और ये किस प्रकार खींची गई हैं, इनकी दूरी कितनी है, इन रेखाओं के लगभग क्या नाम है, ये सब बात करते हैं अपने। अब अगली क्लासेस के अंदर अपने अगला यदि कुछ टॉपिक है इसके संबंधित कुछ बच्चा, तो वो अपने अगली क्लास के अंदर अपलोड करेंगे कि अक्षांश देशांतर के महत्वपूर्ण जो इफेक्ट रह जाएंगे वो। पर एक बार अपने अक्षांश के बारे में बात करते हैं, ये अक्षांश होते क्या हैं। तो अक्षांश ये एक ग्लोब ले लिया, जो अपने बात पहले की ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकृति, जो 23.5 डिग्री के झुकाव पर, ये ग्लोब। तो हमने बात की कि ग्लोब क्या होता है, और ये अपना ये उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव आपको पता चल गया होगा। और इसके अंदर जो रेखाएं इस प्रकार खींची गई, ये रेखाएं खींची गई, ये वाली, ये क्या थी, अपनी अक्षांश रेखाएं थी। ये अपनी अक्षांश रेखाएं। एक बात समझने, अपने 4 रेखाएं खींच लेते हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे, बाकी इतनी आएंगी नहीं इस पे जितनी इनकी कुल संख्या है। आपको कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है नहीं, तो इससे अपने मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये अपनी अक्षांश रेखाएं हैं।
अब अपने अक्षांश की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। अक्षांश होते क्या हैं? अक्षांश के बारे में, अक्षांश की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि पूर्व से कि ग्लोब पे, सॉरी पूर्व से नहीं, स्पष्ट परिभाषा की बात करें अपने, ग्लोब पे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ग्लोब पर खींची पूर्व से पश्चिम की ओर मानक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। जिस प्रकार ये अपने खींची गई है, ये पूर्व से पश्चिम, ये अपना पूर्व, ये अपना पश्चिम। परिभाषा आपने याद कर ली होगी कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब अपने इनकी विशेषता के बारे में बात करते हैं और इन रेखाओं के कुछ नाम जो अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि इनके नाम क्या होते हैं। तो ये अपनी अक्षांश रेखा है, जो ये अपनी अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश यहां से शुरू होता है। ये अपना 0 डिग्री अक्षांश, ये अपना 23.5 डिग्री, ये अपना दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश जो एक बार अपने माने हैं। ठीक है कि 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री मानते हैं और उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण को मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 23 तक संख्या है। इसी में भी 23 तक है, 23.5 तक। तो ये झुकाव के कारण अपने ये मुख्य रेखाएं होती हैं जिनको अपने लेते हैं, और ऊपर लेते हैं यहाँ पे 66.5 डिग्री, और नीचे भी अपने दक्षिण ध्रुव पे लेते हैं 66.5 डिग्री। ठीक है, अब ये अपने मुख्य अक्षांश रेखाएं हो गई जो कंपटीशन के अंदर पूछी जाती हैं। और अब इनके अपने एक एक करके नाम ज्ञात करते हैं कि इनको क्या नामों से बोला जाता है, इनके क्या नाम है। तो बात करें इस रेखा को, एक तो 0 डिग्री होने के कारण इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, तो इसके लिए अपने दोबारा से लिखना पड़ेगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर बात करें भूमध्य रेखा, और उसके बाद करें विषुवत रेखा, मध्य रेखा, विषुवत रेखा,
0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो 0 डिग्री ये रेखा, इनके 3 नाम हैं जो अपने पूछे जाते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं। और अब जो उत्तरी ध्रुव पे 23.5 डिग्री अक्षांश है उसे क्या कहते हैं, जो अपने भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है, उसको कहते हैं कर्क रेखा। उसको कहते हैं कर्क रेखा। और जो दक्षिणी ध्रुव के अंदर है उसको अपने क्या बोलेंगे, मकर रेखा। उसको बोलते हैं अपने मकर रेखा। ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, 3 रेखाएं हो गई। अब अपने जो 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव है उसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुवीय रेखा। उत्तरी ध्रुव रेखा या बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा और जो दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांश रेखा है उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव रेखा या इसको बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा ये अपनी मुख्य रेखाएं हो गई कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव पे बनी है, उसको अपने कहेंगे उत्तरी ध्रुव रेखा या अंटार्कटिक रेखा। 23.5 पे कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, 23 पे मकर रेखा, 66.5 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव रेखा या अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अब अपने इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि अक्षांश की लगभग क्या विशेषताएं रहती हैं। अक्षांश की अपनी विशेषताएं बात करते हैं नंबरिंग से, 1 नंबर से, कि इनकी क्या विशेषताएं रहती हैं, इनकी संख्या क्या है। विशेषताएं ये कि इनकी कुल संख्या पूछ ली जाए, इनकी कुल संख्या पूछ ली जाए तो इनकी संख्या होती है 90। फिर ये 90, 0 से लेकर यहाँ तक 90 और फिर 0 से लेकर उत्तरी ध्रुव तक ये फिर 90। तो अपने करेंगे 90 प्लस 90 और एक जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी उसको भी अपने जोड़ेंगे, तो कुल हो गई ये 181 इनकी संख्या हो गई। और अब बात करते हैं, यदि वो पूछ ले कि कुल अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी है, ग्लोब पे कुल अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी है, तो अपने कुल संख्या तो 181 है, लेकिन यहाँ पे जो अक्षांश रेखा होती है जिसको अपने मानते हैं 90 डिग्री को, 90 डिग्री को, ये केवल बिंदु का निर्माण करती है। और हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 81 के अंदर 2 माइनस किया तो अक्षांश वर्त, अपने अक्षांश वर्त आ जाएंगे, अक्षांश वर्त आ जाएंगे 179, 179। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में कि अक्षांश की अगली विशेषता क्या होती है। एक बार थोड़ा बोर्ड में स्पेस कम रह गया तो अपने थोड़ा साफ कर लेते हैं एक बार 2 विशेषताएं। वैसे आपको 2 विशेषताएं याद हो गई होंगी कि कुल संख्या इनकी 181 और
कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 मतलब 179। ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि कुल वृत्तों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, या अक्षांशों के नाम 0 डिग्री का, 66.5 डिग्री का, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव में बनी रेखा। अपने अब अगली विशेषता करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर विशेषता ये है कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो समांतर रहती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे 1 आ गया, मानो ये 1 आ गया, तो इनके ये जो बीच की दूरी है वो कितनी है, ये वाली दूरी, सॉरी ये नहीं, ये बीच की दूरी, इनकी दूरी हमेशा समांतर रहती है और 111 किलोमीटर इनके बीच का गैप रहता है। और अगली विशेषता की बात करें 4 नंबर विशेषता की, ये अपने दूरी की बात कर ली, इनके बीच में 111 किलोमीटर का गैप, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 1 डिग्री अक्षांश तक पहुंचेंगे तो ये 111 किलोमीटर का गैप रहेगा। और यदि बात कर लें कि इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 1 डिग्री अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र रहेगा, इस प्रकार का डब्बा जो ये बना हुआ है बॉक्स, उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कटिबंध। ये भी पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध। अब अगली विशेषता बात करते हैं कि इनका प्रयोग क्या होता है, इसी में बात कर लेते हैं। यहीं पे अपने देखो, अक्षांशों के क्षेत्र को अपने कटिबंध पता लगाया, कटिबंध, और ये समांतर रेखा के बीच की दूरी का गैप ज्ञात किया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 समांतर भागों में बांटती है, 2 समांतर भागों में काटती है। जैसे कोई गेंद हो, उसको अपने यदि बीच में से काट दें तो वो एक ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है। उसी प्रकार ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। अब अगली विशेषता की बात करें थोड़ा कि इनका उपयोग क्या होता है। अक्षांश रेखाओं से दिन रात छोटे बड़े हो जाते हैं। अक्षांश जब सूर्य की स्थिति माने अपने यहाँ पे सूर्य की स्थिति है तो ये 23.5 डिग्री झुकाव के कारण अपनी पृथ्वी अपने परिभ्रमण और परिक्रमण गति के कारण जो स्थिति बनती है, उसी की वजह से दिन रात और मौसम के अंदर, तापमान के अंदर परिवर्तन। और दूसरा इसका ये विशेषता है कि अक्षांश के अंदर तापमान परिवर्तन हो जाता है। तापमान परिवर्तन हो जाता है अक्षांशों के कारण। तो हमने सर्वप्रथम अपने संख्या की बात की, फिर वृत्तों के बारे में चर्चा की, और उसके बाद अपने समांतर रेखा के बारे में बात की कि समांतर रेखा क्या, इनके बीच की दूरी की हमेशा समांतर रहती है, समान रहती है, 111। जैसे एक से लेकर 2 के बीच, 1 से लेकर 3 के बीच, यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 11, ठीक है। वैसे तो
ये दूरी याद की, फिर उसमें कटिबंध क्षेत्र बताया कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। ये जिस प्रकार ये हो गया, या फिर ये मान लें कि ये हो गया कि इसको अपने 66 है तो इसको अपने 65 मान लेते हैं। 65 लेकर 65 से लेकर 66 के बीच में ये फिर कटिबंध हो गया, ये फिर कटिबंध हो गया। ठीक है, वैसे तो अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच में ये 0 डिग्री अक्षांश है वो अर्धगोले का ये काटेगा और अर्धगोला ये दक्षिणी ध्रुव को काटेगी, उसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिण ध्रुव कहेंगे। और उसके बाद दिन रात यदि पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य यदि इस स्थिति में है तो यहाँ पे ये लंबवत किरणें पड़ेंगी, और यहाँ पे तो अधिक किरणें पड़ेंगी सूर्य की, और यहाँ पे कम पड़ेगी क्योंकि ये इसकी स्थिति तिरछी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड का क्षेत्र हो जाएगा ये। तो यहाँ पे दिन रात के अंदर अंतर पड़ेगा। यदि यहाँ पे अधिक सूर्य की किरणें पड़ेगी तो यहाँ पे दिन बड़ा होगा, और जैसे जैसे तिरछी हो जाते तो दिन छोटे हो जाएंगे। और तापमान की बात करें, यदि यहाँ पे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ तापमान अधिक होगा, और यदि यहाँ कम होगी तो यहाँ पे कम तापमान होगा। ये अपने चर्चा की आज अक्षांश के बारे में, और अपने अगले वीडियो के अंदर देशांतर के बारे में बात करेंगे कि देशांतर रेखाएं हैं वो अपने जीवन के अंदर किस प्रकार काम करती हैं और इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है। और उसके बाद अपने इसको 3 वीडियो के अंदर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, कि हमारा एक भी पर्सन है जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर अक्षांश देशांतर के बारे में न छूटे। ये टॉपिक रीट के पर्पज से लिया गया है कि रीट के अंदर ये सब्जेक्ट अलग से टॉपिक बनाकर जोड़ा गया कि अक्षांश देशांतर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, और अपने एक प्रश्न के बारे में बात करेंगे, समय निकालना, और इंडिया के संबंध में अपने प्रश्न बात करेंगे कि सूर्य की स्थिति किस प्रकार काम करती है, सूर्य किरणें कितनी गति में एक देशांतर को पार करेगी, या अक्षांशों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो अपने सब चर्चा अगली क्लास के अंदर करेंगे धीरे धीरे, जिस प्रकार से अपने टॉपिक रहेंगे। और यदि आपकी कोई अदर डिमांड्स सब्जेक्ट की रहेगी तो वो भी अपने अपलोड की जाएंगी, जैसे पॉलिटिकल साइंस के अपने एक संविधान के बारे में जो जितने भी 395 के 95 अनुच्छेद हैं उनके बारे में एक करके अपने चर्चा करेंगे कि ये इस अनुच्छेद के अंदर क्या है। तो इस बार पहले अपने ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं, और वो दूसरी सब्जेक्ट की विषय रहेंगे, वो सब्जेक्ट रहेगा वो अपने बाद में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।